हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल आर के एजुकेशन क्लास। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे बीए प्रोग्राम 6th सेमेस्टर एजुकेशन इन इंडिया पॉलिसी एंड प्रैक्टिस। इसकी यूनिट 1 करेंगे। इसका सिलेबस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। इसके सिलेबस में आपके 3 यूनिट्स हैं। उसकी डिटेल वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखी तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यूनिट 1, अंडरस्टैंडिंग एजुकेशन पॉलिसी इन इंडिया। अंडरस्टैंडिंग एजुकेशनल पॉलिसी इन इंडिया, इसका फर्स्ट चैप्टर है आपका पॉलिसी एंड इट्स इन्फ्लुएंस ऑन द एजुकेशनल सिस्टम। नीति और शैक्षिक प्रणाली पर इसका प्रभाव। इंट्रोडक्शन, परिचय। अगर आपको इसकी पीडीएफ इंग्लिश में चाहिए तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है मैंने, तो इंग्लिश वाले बच्चे भी उसके लिंक डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। किसी भी देश के विकास की बुनियाद शिक्षा से होती है। किसी भी देश का वहाँ डेवलपमेंट करना है तो उसकी बुनियाद, उसकी जो नींव रखी जाएगी वो एजुकेशन के बिहाफ पे ही रखी जाएगी, क्योंकि अगर हम एजुकेट ही नहीं होंगे तो हम अपने देश का विकास कैसे करेंगे। तो एजुकेशन ही क्या है, मेन मोटिव है हमारा, अगर हम अपने देश का विकास करना चाहते हैं तो। और शिक्षा पर नीतियाँ देश के विकास की नींव होती हैं, और शिक्षा पर जो नीतियाँ बनाई जाती हैं वो देश के विकास की नींव होती हैं। लेकिन नीति कैसे बनाई जाए और इसे कैसे लागू किया जा सकता है, ये योजना की कार्यवाही मुख्य पाठ्यक्रम और नीति का उत्साहपूर्ण हिस्सा है। और नीतियों को कैसे बनाया जाए और योजनाओं को कैसे लागू किया जाए, ये पाठ्यक्रम का मेन पॉइंट होता है। दुनिया की नई चुनौतियों जैसे आर्थिक, तकनीकी, चिकित्सक, राजनीति आदि समाज के विकास को प्रभावित करने के लिए समाज की आवश्यकता के आधार पर सरकार द्वारा एक नीति बनाई जाती है। यानी कि कौन कौन सी चुनौतियाँ आती हैं सरकार के सामने, वो आती हैं आर्थिक चुनौतियाँ, तकनीकी, चिकित्सक, राजनीतिक आदि जो समाज के विकास को जो इफेक्ट करती हैं, उसी के लिए पॉलिसी बनाई जाती हैं, उसी के लिए नीतियाँ बनाई जाती हैं कि उनका डेवलपमेंट अच्छे से हो और उनकी जो प्रॉब्लम आ रही है उनको सॉल्व किया जा सके। एजुकेशन सिस्टम, शिक्षा प्रणाली। शिक्षा जबरदस्त विकास के लिए मानवता की सभी संभावनाओं को उजागर करने की कुंजी है। शिक्षा जो है, एजुकेशन जो है, वो मानव विकास को डेवलप करने के लिए जितनी भी पॉसिबिलिटी हैं उनको उजागर करने की एक कुंजी है। राष्ट्रीय या राज्य स्तर पर शैक्षिक प्रणाली आमतौर पर सार्वजनिक स्कूली शिक्षा प्रणाली से जुड़ी होती है, और राष्ट्रीय या राज्य स्तर पर जो एजुकेशन पॉलिसी होती है वो आमतौर पर सार्वजनिक जो पब्लिक स्कूल होते हैं, गवर्नमेंट स्कूल होते हैं, उनकी जो प्रणाली है उससे कनेक्टेड होती है, जो आमतौर पर हमारी एजुकेशन प्रणाली होती है, हमारी एजुकेशन होती है। शिक्षा प्रणाली शामिल है, किस किस में शामिल है एजुकेशन पॉलिसी? सार्वजनिक वित्तीय पोषण यानी कि कर, आयोग, नीतियाँ और विनियमन, शिक्षण संसाधन, शैक्षिक सामग्री, आधारभूत संरचना, सहायक सुविधाएं, इनमें एजुकेशन प्रणाली जो है वो इंक्लूडेड है। शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य, एजुकेशन पॉलिसी का क्या ऑब्जेक्टिव है कि एजुकेशन क्यों प्राप्त करनी चाहिए। एजुकेशन क्यों प्राप्त करनी चाहिए? व्यक्तिगत क्षमता बढ़ाने के लिए। एजुकेशन सिस्टम जो है उसका उद्देश्य क्या है, उसको किस लिए बनाया गया है? व्यक्तिगत क्षमता बढ़ाने के लिए बनाया गया है। शैक्षिक सामग्री की गुणवत्ता में वृद्धि करने के लिए, जो कि शैक्षिक सामग्री है, एजुकेशन प्राप्त करने की जो भी सामग्री है उसकी गुणवत्ता बढ़े, उसमें वृद्धि हो, अच्छी क्वालिटी में बने, उसी के लिए हमें एजुकेशन सिस्टम की ज़रूरत होती है। सभी के लिए समान अवसर, कि सभी के लिए समान अवसर हो, किसी में भी कोई भी भेदभाव नहीं किया जाए, सभी को इक्वल एजुकेशन मिले, उसी के लिए एजुकेशन सिस्टम बनाया गया है। पर्याप्त बुनियादी ढांचा बनाए रखें, और जो भी पर्याप्त बुनियादी ढांचा है उसको बनाए रखने के लिए एजुकेशन सिस्टम को बनाया गया है। भारत की शिक्षा प्रणाली, एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया, इंडिया का एजुकेशन सिस्टम पढ़ते हैं। भारतीय शिक्षा प्रणाली बहुत ही पुरानी शिक्षा प्रणाली है। जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा पुराना है। देश में कई महान पुरुषों ने जन्म लिया जिन्होंने देश में शिक्षा के कई स्तर में कई महत्वपूर्ण कार्य किए, और यही लोग भारत में शिक्षा को लेकर आए। इंडिया में बहुत सारे महान पुरुषों ने जन्म लिया और इन्होंने ही एजुकेशन को इंडिया में लेकर आए हैं वही। और लेकिन वर्तमान की इंडिया की जो एजुकेशन प्रणाली है वो बहुत ज़्यादा पुरानी हो चुकी है, और जितने भी कई महान पुरुष जो आए हैं उन्होंने इसमें देश में जन्म लिया है, वही एजुकेशन को इंडिया में लेकर आए हैं।
लेकिन जो वर्तमान की जो एजुकेशन प्रणाली है इंडिया की वो काफ़ी पुरानी हो चुकी है, यानी कि पुराने समय से ही चलती हुई आ रही एजुकेशन प्रणाली वही है वर्तमान में भी। पूर्व ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली कौन सी है? पुरानी जो एजुकेशन पॉलिसी है वो कौन कौन सी है? पूर्व ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली, प्री ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम, ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली, ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम, स्वतंत्र भारत शिक्षा प्रणाली, इंडिपेंडेंट इंडिया एजुकेशन सिस्टम। पूर्व ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली, प्री ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम जो फर्स्ट है हमारी वो है भारत की सांस्कृतिक और शिक्षा प्रणाली का एक महान इतिहास है। भारत की जो सांस्कृतिक शिक्षा थी उसका भी एक महान इतिहास रह चुका है और शिक्षा प्रणाली में गुरुकुलों, आश्रमों, मठों आदि की परंपरा शामिल है। और जो ये पुरानी वाली जो इसमें शिक्षा जो सांस्कृतिक शिक्षा थी उसमें गुरुकुलों में शिक्षा दी जाती थी, आश्रम थे उनमें शिक्षा दी जाती थी, बच्चों को उसी में एजुकेट किया जाता था, जहाँ हर कोई केवल भारत से ही नहीं अन्य एशियाई देश से भी ज्ञान पाने के लिए उत्सुक था। और जो एजुकेशन सिस्टम था उसमें केवल इंडिया के ही नहीं कि इंडिया के लोग ही इसमें पढ़ना चाहते थे, बल्कि जो अन्य देश जो विदेशी थे वो भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते थे, वो भी इसके लिए उत्सुक थे। प्राचीन काल में दो प्रमुख शिक्षा प्रणाली थी और प्राचीन काल में जो टू एजुकेशन सिस्टम प्रणाली थी वो बहुत ज़्यादा प्रमुख थी। एक थी वैदिक शिक्षा प्रणाली और दूसरी थी बौद्ध शिक्षा प्रणाली। कौन कौन सी थी? वैदिक शिक्षा प्रणाली और बौद्ध शिक्षा प्रणाली। वैदिक शिक्षा प्रणाली कौन सी होती है? जो कि वेदों और उपनिषदों पर आधारित वैदिक शिक्षा प्रणाली की नींव है, यानी कि जो वेदों पर आधारित होती है शिक्षा उसको ही हम कहते हैं वैदिक शिक्षा प्रणाली। और वैदिक शिक्षा प्रणाली वेदों पर आधारित शिक्षा है और वैदिक शिक्षा प्रणाली जो है वो वेदों पर ही आधारित शिक्षा है, यानी कि उसमें वेदों के बारे में बताया जाता है। वैदिक शिक्षा प्रणाली में शिक्षा ना तो बाल केंद्रित थी ना ही पुस्तकों पर आधारित थी। और वैदिक शिक्षा प्रणाली जो थी ना ही तो वो बाल केंद्रित थी और ना ही वो पुस्तकों पर आधारित थी, यानी कि ओनली पुस्तकों में लिखा हुआ उस पर भी आधारित नहीं थी वैदिक शिक्षा प्रणाली। वैदिक काल में शिक्षा के मुख्य साधन श्रवण, मनन तथा निधिध्यासन आदि थे, यानी कि वैदिक शिक्षा प्रणाली जो थी वो अपने वैदिक काल में जो शिक्षा थी वो मुख्य साधन थे उसके श्रवण, मनन, निधिध्यासन आदि थे इसके मुख्य साधन। और बौद्धिक शिक्षा प्रणाली जो थी, बौद्धिक शिक्षा प्रारंभ करने से पूर्व सर्वप्रथम बौद्ध मंत्र का जाप कराया जाता था। जब बौद्धिक शिक्षा जो दी जाती थी उसमें सबसे पहले क्या कराया जाता था? जो बौद्धिक मंत्र था उसका जाप कराया जाता था, यानी कि उसको पढ़ाया जाता था। जैसे कि स्कूल में हम वंदे मातरम होता है तो उस टाइम पे क्या होता था? जो बौद्धिक मंत्र था उसको पढ़ाया जाता था, उसका जाप कराया जाता था। तत्पश्चात बालक का बौद्धिक शिक्षा में प्रवेश होता था और उसके बाद जब बच्चा वो पढ़ लेता था उसके बाद उसका उसमें प्रवेश किया जाता था। मुगल मुगल काल भारत में मुगल सम्राटों ने इस्लामी शिक्षा को प्रोत्साहित किया। मुगल काल के दौरान विश्वविद्यालयों या आधुनिक शिक्षा में कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई थी। पूर्व ब्रिटिश काल में शिक्षा का मुख्य लक्ष्य धर्म था। जब मुगल आए इंडिया में तो उन्होंने इस्लामी शिक्षा को प्रोत्साहित किया, उन्होंने इस्लामी शिक्षा को बढ़ाया। और उससे पहले मुगल काल के पहले ब्रिटिश काल में शिक्षा का जो मुख्य लक्ष्य था वो धर्म था और विश्वविद्यालय या आधुनिक शिक्षा में कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई थी। मुगल काल के दौरान समकालीन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कोई गंभीर प्रयास नहीं किए गए और समकालीन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए समकालीन शिक्षा को बढ़ाने के लिए और समकालीन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कोई भी ऐसे प्रयास नहीं किए गए जिससे कि समकालीन शिक्षा को बढ़ावा दिया जा सके। और कुछ व्यक्तियों द्वारा पूरी व्यवस्था को जब्त कर लिया गया और कुछ व्यक्तियों द्वारा ही पूरी जो व्यवस्था थी उसको जब्त कर लिया गया, उन्होंने उसको जकड़ लिया। इस शिक्षा एकाधिक के परिणाम स्वरूप महिला शिक्षा और विशिष्ट जातियों की शिक्षा को नुकसान हुआ। और इसके कारण क्या हुआ? जो महिलाएं थी उनकी शिक्षा को और जो विशिष्ट जातियां थी उनकी शिक्षा को इससे नुकसान हुआ। जो कि कुछ लोग आए उन्होंने कुछ व्यक्तियों ने जो पूरी व्यवस्था थी उसको जब्त कर लिया, उसके कारण क्या हुआ? जो महिलाओं की शिक्षा थी उसको नुकसान हुआ और जो कई विशिष्ट जातियाँ थी उनको भी एजुकेशन प्राप्त करने में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ, उनको भी अच्छे से एजुकेशन प्राप्त नहीं हो पाई। दूसरी आती है हमारी ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली। ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मेन मोटिव क्या था? उनका मोटिव था कि व्यापार करें, उससे अधिक जितना ज़्यादा वो पैसा कमा सकते थे उतना पैसा कमाएं। शिक्षा प्रणाली के विकास के प्रति उदासीन था।
भारत पर शासन करने के लिए उन्होंने राज्य और नागरिकों के बीच रक्त और रंग में भारतीय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो लक्ष्य था वो क्या था, व्यापार करना और अधिक से अधिक पैसा कमाना। जितना ज़्यादा वो पैसा कमा सके, उनका यही मोटिव था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाएं। इंडिया में आकर जो एजुकेशन सिस्टम था उसके विकास के प्रति वह उदासीन था और भारत पर शासन करने के लिए उन्होंने राज्य और नागरिकों के बीच रक्त और रंग में भारतीय लेकिन स्वाद में अंग्रेजी मध्यस्थों का एक वर्ग बनाने के लिए उच्च और मध्य वर्गों के एक संकीर्णीय टुकड़ों को शिक्षित करने की योजना बनाई। और उन्होंने क्या किया, जब ब्रिटिश आए इंडिया में, उन्होंने क्या किया कि रंग और रक्त में तो एक से थे, लेकिन उन्होंने कुछ को चुना कि वो कुछ ही लोगों को उन्होंने एजुकेट किया जिससे कि वो अपना काम करा सकें। यानी कि अगर वो उन्होंने अंग्रेजी सिखाई जिससे कि उनका काम आसानी से हो सके। अंग्रेजों ने कुछ लोगों को शासन करने के लिए प्रशासनिक पद की आवश्यकता को पूरा करने और राज्य के अन्य लोगों को नियंत्रित करने के लिए अंग्रेजी शिक्षा देना शुरू कर दिया। और उन्होंने क्या किया कि कुछ लोगों को शासन कराने के लिए प्रशासनिक पद आवश्यकता पूरा करने के लिए उनके लिए राज्य में कुछ जो अन्य कुछ लोग थे उनको नियंत्रित करने के लिए अंग्रेजी शिक्षा देने की शुरुआत कर दी। उन्होंने उन कुछ ही लोगों को एजुकेशन प्रति जिससे कि वो अपना शासन चला सकें। आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम इससे आगे का चैप्टर। उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी। वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना। अगर आपको किसी और टॉपिक पर या किसी और सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ऐसी इंटरेस्टेड वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और आप मुझे इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं।